कभी भी चाइना में आतंकी हमलों के बारे में आप लोगों ने सुना जी? आप लोगों ने नहीं सुना होगा। कभी चाइना में ये भी नहीं सुना होगा कि चाइना में कोई गैंग वार हो गया, आप लोगों ने ये भी नहीं सुना होगा। और ऐसे में आज हम बात करेंगे भारत के बारे में। भारत में देखें तो कभी अक्षरधाम मंदिर पर अटैक हो जाता है, कभी देखेंगे गोधरा कांड पे हो जाता है, कभी देखेंगे 26/11 आतंकी हमलों के बारे में हो जाता है। और ऐसे में आज हम बात करेंगे 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि भारत के लोग इजराइल को क्यों पसंद करते हैं, भारत के लोग ईरान और फिलिस्तीन को क्यों नहीं सपोर्ट करते। आज हम ये भी बात करेंगे कि एक इस्माइल को मुंबई पुलिस ने मार दिया तो दूसरे इस्माइल को इजराइल ने भी मार दिया था। आज हम ये भी बात करेंगे कि 27 सितंबर 2008 को मुंबई आतंकी हमला होने वाला था, तो ये डेट शिफ्ट क्यों कर दिया गया, ये डेट कैंसिल क्यों कर दिया गया, ताकि मैं क्यों 26 नवंबर 2008 को ये डेट निर्धारित कर दिया गया था। आज हम ये भी बात करेंगे टोटल 10 आतंकी थे, 10 आतंकी जो 8 आतंकी बार बार पार्क उतर जाते हैं और 2 आतंकी उसी बोट पर बैठे क्यों रह जाते हैं। तो नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए हम बात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक मिलिट्री बेस्ड कॉलेज था, जिस कॉलेज का नाम था कैडेट कॉलेज हसन अब्देल। इस कॉलेज में से पढ़ते तो बहुत से लोग थे, लेकिन इसमें से 2 लोग मशहूर थे। एक का नाम था तनवीर हुसैन राना, दूसरे का नाम था दाऊद सैयद गिलानी। ये जो तनवीर हुसैन राना था, इसने एक मिलिट्री बेस पे डॉक्टर था और बाद में इन्होंने कनाडाई लड़की से शादी करके जाकर कनाडा शिफ्ट हो गया। और कनाडा में बैठे बैठे ही अमेरिका के कई शहरों में, जैसे देखेंगे न्यूयॉर्क, शिकागो में वीजा कंसल्टेंसी का ऑफिस खोल देता है और वहाँ से छोटा मोटा बिजनेस अपना चलाता है। अब जो ये दाऊद सैयद गिलानी था, ये 1970 में यूएसए चला जाता है, क्योंकि इसकी माँ भी यूएसए में रहती थी। ये जो दाऊद सैयद गिलानी था, ये उसकी यूएसए में ड्रग्स केस में इसको पुलिस अंदर कर देती है। दाऊद सैयद गिलानी था, ये पाकिस्तान के टच में रहता है, पाकिस्तान के संपर्क में रहता है। फिर सन 2002 में लश्कर-ए-तैयब, जिसको हम हाफिज सैयद भी बोलते हैं, ये दाऊद सैयद गिलानी को अमेरिका से अब पाकिस्तान बुलाता है। पाकिस्तान के मुरिदकी में इसका हेडक्वार्टर है लश्कर-ए-तैयब का, वहाँ पर इसको ट्रेनिंग देने के लिए बुलाता था। क्योंकि ये जो दाऊद सैयद गिलानी था, ये बिल्कुल अंग्रेज की तरह लगता था, बिल्कुल पूरे तरीके से भारत के लोगों से भिन्न लगता था, इसलिए इसको दाऊद सैयद गिलानी को लश्कर-ए-तैयब ने इसको चुना था। ये मुल्क के लाहौर से हट कर पड़ता था, जिससे कि पाकिस्तान की ISI एजेंसी इसके संपर्क में रहती थी। अब ये जो दाऊद सैयद गिलानी था, इसको पहले ट्रेनिंग पूरा हो जाने के बाद इसको एक एडवांस ट्रेनिंग पाकिस्तान के POK के मुजफ्फराबाद में कराई जाती थी। अब ये दाऊद सैयद गिलानी था, इसको हाफिज सैयद भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था। आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि पाकिस्तान की ISI एजेंसी इसकी पूरे फंडिंग करती थी। फिर दाऊद सैयद गिलानी को ट्रेनिंग पूरा हो जाने के बाद फॉरेन रिक्वायरमेंट विंग के अंदर भेज दिया जाता है और इसका हेड कर रहा था साजिद मीर। फिर साजिद मीर दाऊद सैयद गिलानी से कहता है फिलहाल तुम यूएसए चले जाओ, वहाँ पर जाकर अपना नाम चेंज करवाओ। फिर दाऊद सैयद गिलानी यूएसए जाता है और वहाँ पर अपना नाम चेंज करवाने के बाद अब वो डेविड कोलेमन हेडली बन जाता है। यहाँ तक कि उसका पासपोर्ट भी चेंज हो जाता है। और ऐसे में देखें कि अमेरिका के अंदर कोई पासपोर्ट बनवाना इतना आसान काम नहीं है, ऐसा भारत सरकार का कहना था। लेकिन जो उसका फ्रेंड था तनवीर हुसैन राना, डेविड हेडली और हाफिज सैयद, तीनों ऐसे लड़कों की तलाश करते हैं जो घर से भागे गए हों, बिल्कुल यंग हो, पढ़े लिखे न हो। ऐसे में देखा जाता पाकिस्तान के अंदर ढूंढना ऐसे लड़कों कोई आम बात नहीं थी। फिर 2005 में एक 22 साल लड़का जिसका नाम था मोहम्मद आमिर अजमल कसाब, ये पाकिस्तान के फरीदकोट दीपालपुर डिस्ट्रिक्ट ओकारा के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रहता था। इसने अपने पिताजी से लड़ाई करने के बाद ये घर से भाग गया था। इसने भागने के बाद ये चोरी करना शुरू कर दिया था। फिर इसने पाकिस्तान के रावलपिंडी में बंदूक खरीदने के लिए गया था। वहाँ पर खरीदने के लिए लश्कर-ए-तैयब के करीबी, जिसका नाम था जमात उद दामन, इन्होंने कसाब को देख लिया और कसाब को खरीद भी लिया। यहाँ तक कि कसाब के पिता को 1.5 लाख रुपए भी मिले। ऐसे ही कुल मिलाकर लश्कर-ए-तैयब ने 32 लड़के इकट्ठा किए थे जो घर से भागे गए थे, यंग थे, प्रताड़ित किए गए लड़के थे। आतंकी टीम बनाई गई और भारत के खिलाफ प्लान किया गया। फिर इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इनकी ट्रेनिंग 3 स्टेज पर शुरू होती है, हालांकि चौथा स्टेज भी होता है जो मैं आगे चलकर बताऊंगा। जो पहले स्टेज की ट्रेनिंग थी, उस ट्रेनिंग का नाम था दौरा-ए-सूफा। ये ट्रेनिंग टोटल 21 दिनों तक चलती थी और इस ट्रेनिंग के हेड थे फैजुल्ला और मुफ्ती। इस ट्रेनिंग पूरा हो जाने के बाद इनको जाकिर रहमान और हाफिज सैयद से मिलवाया जाता था। हालांकि ये ट्रेनिंग उतना कठिन नहीं थी। इस ट्रेनिंग में पास हो जाने के बाद इनको एक लेटर मिलता था जिसमें लिखा होता था भाई वसूल दौरा-ई-अम्मा। इसका मतलब ये था कि इन्होंने पहले स्टेज की ट्रेनिंग पास कर ली है, अब दूसरे स्टेज की ट्रेनिंग में जाने के लिए ये तैयार हैं। फिर सेकेंड स्टेज की ट्रेनिंग दौरा-ए-अम्मा को पास करने के बाद इनको मुरिदके से मनसेरा बस में लाया जाता है। ये ट्रेनिंग टोटल 21 दिनों तक चलती है। इस ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि हथियार कैसे चलाना है, भीड़ भाड़ जगहों पर अटैक कैसे करना है, सैटेलाइट यूज़ करना, फ़ोन यूज़ करना, ये सब इनको सिखाया जाता है। फिर इन्हें थर्ड स्टेज की ट्रेनिंग दौरा-ए-खफसा को पास करने के लिए मनसेरा से ओकारा के POK के मुजफ्फराबाद चहरबाड़ी हिल्स में लाया जाता है। ये ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा कठिन थी। ये ट्रेनिंग 84 दिनों तक पूरे चलती है। यहाँ पर इनके हेड थे अबू मुवैया और अबू हंजाला, जो इस ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि बिना थके हुए हथियार कैसे चलाना है। हालांकि इस ट्रेनिंग में केवल 15 लड़के ही सिलेक्ट हो पाए थे।
फिर इन 15 लड़कों को चौथे स्टेज की ट्रेनिंग दी जाती थी। इस ट्रेनिंग का नाम था दौरा-ए-रिबत। इस ट्रेनिंग में इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी जाती थी कि कोई फॉलो कर रहा है क्या करें, लोकेशन कैसे ढूंढें, ये सब की ट्रेनिंग दी जाती थी। इन सब ट्रेनिंग के पास हो जाने के बाद अगस्त 2008 में टोटल 10 लड़के सेलेक्ट होते हैं। कुल मिलाकर 15 हेड थे जो इन 32 लड़कों को सिखाया था। आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आप इनको देख सकते हैं। इन 10 लड़कों को 2-2 के ग्रुप में बांट दिया था। टोटल 5 ग्रुप थी और इन सबका सपोर्ट पूरा पाकिस्तान के ISI एजेंसी कर रही थी। फिर इन 10 लड़कों को सितंबर 2008 में कराची ले जाया गया और कराची में एक अजीजाबाद मोहल्ला है, वहाँ पर इनको सीक्रेट रखा गया। ये एरिया समुद्र के पास था। अब इनकी मरीन ट्रेनिंग शुरू होती है। इन मरीन ट्रेनिंग का हेड था हाकिम साहब। इस ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता था समुद्र की नॉटिकल मील समझना, मछली पकड़ना, तैरना सिखाया जाता था। कौन सा रोड पकड़ कर कैसा अंजाम देना है ये भी सब इनको सिखाया जाता था। ये सबका रोल प्ले करने वाले अमेरिका में बैठे डेविड हेडली और तनमूर राणा कर रहे थे। अब डेविड हेडली और तनमूर राणा मिलकर मुंबई में एक वीज़ा कंसल्टेंसी का ऑफिस खोल देते हैं। इसके बाद डेविड हेडली से हम दाऊद सैद गिलानी भी करते हैं। ये सितंबर 2006 में मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचता है। ये आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये एयरपोर्ट से निकलते हुए तस्वीरें हैं। यहाँ पर ढेर सारी डाटा इकट्ठा करता है, जैसे ताज होटल, लियोपोल्ड कैफे, नरीमन हाउस, बीटी स्टेशन, जिसे हम अब छत्रपति शिवाजी महाराज CMC स्टेशन भी कहते हैं। यहाँ पर ढेर सारे इकट्ठा कर फोटो खींचकर वीडियो बनाकर ये पाकिस्तान को देता है। फिर अगली बार जब डेविड हेडली आता है तो वो पानी के रास्ते से आता होगा, आप देख पा रहे होंगे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। फिर जब डेविड हेडली पाकिस्तान से भारत पानी के रास्ते पहुँचता है तो यहाँ पर जितना भी डेटा था, वीडियो था, पूरे उन 10 लड़कों तक को पहुँचा देता है। फिर यहाँ पर जो महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट था उनसे भी रिश्ते बनाने की कोशिश करता है। और जब अटैक हो जाता है तो डेविड हेडली ने महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट को एक ईमेल भी करता है। हालांकि डेविड हेडली ने राहुल भट्ट को पहले ही बता दिया था कि मुंबई में कुछ बड़ा होने वाला है। फिर जितने भी वीडियो डेटा GPS थे वो लश्कर-ए-तैयब के अंदर एक जरार शाह के नाम का एक आदमी था जो कंप्यूटर एक्सपर्ट था। उसने पूरा रिपोर्ट बनाई, PPT तैयार की और यहाँ तक कि 10 लड़कों को पूरा समझाया कौन सा रोड में कहाँ पर अटैक करना है, कैसे जाना है, हालांकि उनको TV भी दिखाया। फिर ये सब फाइनल हो जाने के बाद 13 सितंबर 2008 को जाकिर उर रहमान बताता है कि 27 सितंबर 2008 को रोज़ा शुरू है और इसी दिन अटैक किया जाएगा। लेकिन फिर 27 सितंबर 2008 को अटैक टाल दिया जाता है क्योंकि भारत की सुरक्षा एजेंसियां जगह जगह पर छापेमारी कर रही थी। पूरे महानगर रेड अलर्ट पर आ गया था। ये सब न्यूज़ देखकर लश्कर-ए-तैयब के लोग ये डिसाइड करते हैं कि 27 सितंबर 2008 को अटैक करना कैंसिल कर देते हैं, डिसाइड किया जाता है। फिर इन 10 लड़कों को हाथ में तरावा पहनाया जाता है, फांसी खोल दिए जाते हैं, भारतीय कपड़े पहनाए जाते हैं और यहाँ तक कि फेक ID भी दी जाती है। और इन लड़कों को समझाया जाता है कि अगर कोई अंग्रेज मिले तो उनको मार देना, अगर कोई मुसलमान मिले उसको छोड़ देना। फिर ये सब समझा कर जाकिर उर रहमान अबू हमजा कैद था जरार साहब को गले लगाकर मॉर्निंग में सुबह 7 बजे कराची से रवाना कर देते हैं। फिर 1.5 घंटे का सफ़र करने के बाद इनको एक अल हुसैनी नाम के सेल में बैठा दिया जाता है। कुछ दूरी चलने के बाद 23 नवंबर 2008 को एक इनको कुबेर नाम का बोर्ड दिखता है। कुबेर नाम के बोर्ड को इशारा करते हैं और बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे इंजन का तार टूट गया है। फिर ये 10 लड़के थे वो कुबेर नाम के सेल में बैठ जाते हैं और उन पर कब्जा कर लेते हैं, जिसमें से 3 लोगों को मार देते हैं और एक फिशरमैन जिसका नाम था अमर चंद, इसको दिशा बताने के लिए जिंदा रखते हैं। फिर कुछ दूरी चलने के बाद उस अमर चंद को भी मार देते हैं। फिर कुबेर बोर्ड को भी छोड़ देते हैं। फिर एक दूसरा बोर्ड पकड़ते हैं। इस बोर्ड का सीरियल नंबर है 10200015। फिर ये 10 लड़के जो थे ये बधावत पार्क पहुँचते क्योंकि वहाँ से सर्विस करके टैक्सी मिलती है। अब यहाँ से प्लान ये था कि इस्माइल और कसा CST स्टेशन जाएंगे, जिसमें पहले BT स्टेशन बोलते थे। सोयम और नाजिर लियोपोल्ड कैफे जाएंगे और जावेद हाफिज ताज होटल जाएंगे और इमरान और नादिर नारिमन हाउस जाएंगे और फैजुल्ला अब्दुल रहमान जी जाएंगे वो बराए होटल। ये जो फैजुल्ला अब्दुल रहमान थे ये उसी बोट पर बैठे रह जाते हैं, उसी बोट से बैठ कर सीधे निकल जाते हैं वो बराए होटल की तरफ, क्योंकि वहाँ से बधावत पार्क से वहाँ से दूर पड़ता था। फिर जैसे ही 8 लड़के थे जो बाहर निकलते हैं, वर्धमान पार्क से बाहर जब निकलते हैं तो एक भरत तंबोरे नाम का एक आदमी था। उस आदमी ने इससे पूछता भी है, 8 लड़के कहते हैं कि हम स्टूडेंट हैं तो पूछता है कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाओगे। तो जो मोहम्मद अजनब के साथ था वो कहता है कि आप अपने काम से मतलब रखो। फिर भरत तंबोरे को जैसे हिस्सा होता है वो जाकर पुलिस में इन्फॉर्म भी करता है। अगर पुलिस उसी समय एक्शन ली होती तो ये आतंकी हमला न होता। और जब कसाब और इस्माइल टैक्सी से निकलते हैं तो कसाब टैक्सी के पीछे वाले सीट पर बैठा रहता है, इस्माइल होता है गाड़ी के ड्राइवर के पास बैठा होता है। और जैसे ही ये टैक्सी स्टेशन पहुँचती है तो कसाब 9 वोल्ट की बैटरी के साथ टाइम बम सीट वाली नीचे पर रख देता है। जैसे ये टैक्सी विलेज पाले पहुँचती है टैक्सी ब्लास्ट हो जाती है। तो सबसे पहले इस्माइल और कसाब एक बाथरूम में जाते हैं, उस बाथरूम में जाकर हथियार सेट करते हैं। जैसे हथियार सेट कर बाहर निकलते हैं अटैक करना शुरू कर देते हैं। रात के 9:30 बजे से 10:45 बजे तक ये लोग अटैक करते ही रहते हैं। उस समय 58 लोगों की जानें चली जाती, 104 लोगों से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं और 8 भी शहीद हो जाते हैं।
फिर कसाब और इस्माइल पहले थाना नंबर 1 से बाहर निकलते हैं। जैसे 1 नंबर से बाहर निकलते हैं कि बदरुद्दीन तैयब मार्ग पर टैक्सी ढूँढते हैं। फिर इनका पुलिस भी पीछा करना शुरू कर देती है और जैसे ये पीछा करते हैं वैसे ये कामा हॉस्पिटल में घुस जाते हैं, क्योंकि कामा हॉस्पिटल में बच्चों का हॉस्पिटल था। इनका कोई डायरेक्शन इनको पता तो था नहीं, इनके लिस्ट में शामिल भी नहीं था, क्योंकि के आका अबू हमजा ने समझाया था कि जैसे ही आप स्टेशन पर हमला करना, अटैक करना, वहाँ सीधा अब मालाबार हिल पर अटैक करना है। फिर कामा हॉस्पिटल से फ़ोन आता है और इसे ये बताया जाता है कि 2 आतंकी थे वो इसी रोड पर गए हैं। फिर ये तीनों बहादुर पुलिस ऑफिसर उनका पीछा करते थे, हालांकि वो जो 2 आतंकी थे वो झाड़ियों में छिप जाते हैं और जैसे ही इनकी गाड़ी आगे बढ़ती है वैसे ही इस्माइल और कसाब ये दोनों गोलियों की बौछार कर देते हैं और कसाब के जो हाथ में होता है वो गोली लग जाती है और ये तीनों वो बहादुर पुलिस ऑफिसर शहीद हो जाते हैं। इन तीनों बहादुर पुलिस ऑफिसर थे एसपी अशोक कांते थे, हेमंत करकरे थे, विजय सावरकर थे और पीछे जो एक हेड कांस्टेबल थे वो भी शहीद हो गए थे। जो एक हेड कांस्टेबल था अरुण यादव, उनमें जान रहती थी, हालांकि वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। गाड़ी का टायर फट जाता है। फिर इन 2 आतंकियों ने एक फैमिली कार को देखा, फिर इन फैमिली कार को रोककर उनको गन दिखाकर कार छीन लेते हैं। उस कार का नंबर है MH02JT1276। फिर ये दोनों आतंकी आगे बढ़ते हैं। फिर अरुण यादव जो थे ये आतंकियों को देख लेते हैं और कंट्रोल रूम में फोन लगा देते हैं और पुलिस भी चारों तरफ से बैरिकेड लगा देती है। जैसे ये दोनों आतंकी कार लेकर आगे बढ़ते हैं, रोड के बीचों बीच में एक डिवाइडर होता है, वो डिवाइडर में इनकी कार फंस जाती है। इस्माइल जो होता है गाड़ी चला रहा होता है, इस्माइल का उसके बगल में बैठा रहा होता है। पुलिस भी अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देती है। उसी समय इस्माइल को अस्पताल ले जाते हैं तो मौत हो जाती है। जो मोहम्मद अजमल कसाब था, तुकाराम मोहम्मद अजमल कसाब को पकड़ने के चक्कर में वो शहीद हो जाते हैं। अब मिसाइल प्लान के बारे में बात करते तो सोएब और नाजी लियोपोल्ड कैफे में अटैक करने के बाद इनको ताज होटल जाना था। अब जैसे ही ये टैक्सी पकड़कर निकलते हैं और इस्माइल और कसाब की तरह ये भी टैक्सी की सीट के नीचे 9 वोल्ट की बैटरी के साथ बम सेट कर रख देते हैं। जैसे ये टैक्सी मस्जिद पर पहुँचती है उसी समय टैक्सी ब्लास्ट हो जाती है। इसमें जरीना और रेबुल शेख भी टैक्सी में बैठे रहते हैं, वो तो सही ऐसे लोग घायल हो जाते हैं। अब तीसरे प्लान के बारे में बात करें तो हाफिज फयाजी और जावेद ये दोनों भी ताज होटल के लिए आगे बढ़ते हैं और ताज होटल के मेन गेट से जैसे ही घुसते अंदाज़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और उसी टाइम पे दुबई पोर्ट के CEO और गौतम अडानी चाय नाश्ता कर रहे थे, हालांकि उनकी टीम इनको रेस्क्यू कर लेती है। उसी समय हाफिज फयाजी और जावेद ताज होटल के 6वां फ्लोर पर रूम नंबर 520 में घुस जाते हैं और वहाँ पर जाकर पाकिस्तान से बात करते थे। इनका मकसद ये था कि किसी बड़े बिजनेसमैन पकड़ को निगोशिएट करना या समझौता करना था। उसी टाइम पर KM रामामूर्ति भी रूम नंबर 520 में मौजूद थे। फिर सोएब और नाजी ये दोनों भी ताज होटल में रूम नंबर 520 में पहुंच जाते हैं और पाकिस्तान से बात कर रहे थे। ये जो 520 नंबर का रूम था इसको पूरा कंट्रोल रूम बना देते हैं। ये अब जितने भी IP एड्रेस देख रहे हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये इसी नंबर से बात कर रहे होते हैं। फिर ये दोनों आतंकी चारों आतंकी बाहर निकलते हैं और ताज होटल में 32 लोगों की जानें ले लेते हैं। अब इनकी चौथी टीम के बारे में बात करें तो नासिर और बाबर इमरान ये नरीमन हाउस में अटैक करने के लिए पहुंचते थे। ये जो नरीमन हाउस था इजरायली यहूदी नागरिकों का प्रार्थना करने का स्थान था। इसमें इजरायली के यहूदी नागरिक आते हैं और प्रार्थना करते हैं और इसमें गैब्रियल और दीवान ये दोनों पति पत्नी इनको बंधक बना लेते हैं और नरीमन हाउस में करीब 9 लोगों की जानें ले लेते हैं। अब इनके 5वें मिशन के बारे में बात करें फैजुल्ला और अब्दुल रहमान ये दोनों आतंकी ओबराय होटल में अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और उसी टाइम पर ओबराय होटल में 2 स्टाफ थे, एक का नाम था जॉर्डन और दूसरे का नाम था प्रदीप। जॉर्डन को तो ये लोग गोली मार देते थे, प्रदीप था उससे कहते हैं कि जितने भी शराब रखे हैं पर आग लगा दो, पूरे पर्दे पर आग लगा दो। तो प्रदीप करता है आग लगा देता है, वो उसके बगल में एक लिफ्ट थी, लिफ्ट से निकल कर सीधा चलाता है नीचे। प्रदीप चलाती करता है वो बच जाता है और ओबराय होटल में टोटल 35 लोगों की जानें ले लेते हैं। तो ये था इन 10 आतंकियों ने कहाँ पर अंजाम दिया, कहाँ पर कैसे हमला किया। वहीं पाकिस्तान के अल मुजाहिदीन ने भारत को चकमा देने के लिए कश्मीर के बारे में एक पत्र भी लिखा था। फिर महाराष्ट्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करती है और एनर्जी कमांडो को भेजने के लिए कहती है। अब टोटल 120 एनर्जी कमांडो मुंबई जाने के लिए तैयार हो। तब तक वायुयान में रिजल्ट भरवाना ही 2.5 घंटा लग गया था। अब जो मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले थे टोटल 7 से 8 घंटे एनर्जी कमांडो को लग गए थे। अब एनर्जी कमांडो जैसे ही मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनके पास न तो कोई ओबराय होटल का नक्शा था, न तो ताज होटल का नक्शा था, नरीमन हाउस किसी प्रकार का नक्शा नहीं था। पुलिस भी नक्शा तैयार नहीं कर पा रही थी। फिर 28 नवंबर 2008 को सुबह 7 बजे एनर्जी कमांडो ओबराय होटल में इन 2 आतंकियों को मार देते हैं। फिर 28 नवंबर 2008 को रात के 9 बजे नरीमन हाउस में इन 2 आतंकियों को एनर्जी कमांडो मार देते हैं। इसके बाद 29 नवंबर 2008 को सुबह 7 बजे इन 4 आतंकियों को एनर्जी कमांडो और मरीन कमांडो मार देते हैं और संदीप उन्नीकृष्णन और रिजर्व पुलिस फोर्स राहुल सिंधे शहीद हो जाते हैं। कुल मिलाकर मुंबई हमलों में 175 लोगों की जानें चली जाती हैं और 300 लोगों से ज़्यादा घायल हो जाते हैं।